नमस्ते, आप सभी का पिकनिक स्टडी पे स्वागत है। आज हमारे साथ एजुकेशनल पॉडकास्ट में राजस्थान से निकल के आईआईटी धनबाद पहुंचने वाले तरुण भाई मेरे साथ हैं। तो तरुण भाई, कैसा रहा एक्सपीरियंस? कैसा रहा आपका प्रीवियस क्लासेस में एक्सपीरियंस? क्या था? कहाँ से निकले? किस गांव से हैं? So, thank you, Piyush, for inviting me in this podcast. So, basically, मैं हूँ राजस्थान से एंड राजस्थान के एक छोटे से तहसील में रहता हूँ एंड 10th करने के बाद मैंने मतलब इतना ज़्यादा पता भी नहीं था कि मुझे इंजीनियरिंग के बारे में एंड 12th में मुझे अपने एक टीचर ने बताया कि मतलब जैसे ऐसा जेई का एग्ज़ाम होता है तो फिर मैंने 12th में एग्ज़ाम दिया एंड 12th में तो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ बट देन आई टेक ड्रॉप एंड आई क्वालिफाई। फिर एक राजस्थान से गांव से निकल के, तो राजस्थान में तो कोटा फेमस है, तो इंजीनियरिंग के बारे में तो आपको पहले से पता होगा। नहीं मीन्स मतलब काफ़ी कम पता था मतलब मेरा तो एनडीए में जाने का था मतलब 11th तक तो बट 12th में जैसे कि मैंने बताया कि मेरे टीचर ने बताया एंड कुछ दोस्त जा भी रहे थे मतलब कोटा बहुत सारे लोग जाते भी है बट मेरा उधर नहीं था इंक्लिनेशन कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है तो ऐसा ही था। क्लास 9th 10th कैसा रहा एक्सपीरियंस? उस समय कैसा एक्सपीरियंस था? क्या उस समय कोई एम था कि क्या बनना है? हाँ 9th तो वैसे कोरोना में निकल गया था पूरा मीन्स 9th तो मतलब हाँ 9th तो निकल गया था एंड 10th में हाँ 10th में मतलब अच्छी पढ़ाई करी थी मैंने एंड उसी का फायदा हुआ मुझे 11th एंड 12th में मतलब। तो ये 11th में क्या जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी तरुण भाई? नहीं 11th में मैं बता रहा था जैसे कि मैंने नहीं की थी स्टार्ट एंड मैं स्कूल के लिए पढ़ता था मतलब ओनली जो स्कूल में पढ़ाते थे वही पढ़ता था एंड ऐसा कोई नहीं था कि मतलब प्रिपरेशन करनी है। बिल्कुल ही नहीं था। तो क्या एम था जब हाँ स्टार्टिंग 10th के बाद 11th में गए और वो अभी आप आईआईटी पहुंच गए हो? हाँ एम तो वैसे मेरा एनडीए का था बट 11th तक मेरा एनडीए का था एंड एनडीए की प्रिपरेशन करना मैंने स्टार्ट भी कर दिया था बट देन आई डिसाइडेड टू मतलब जेई का एग्जाम देना है मुझे इसके बारे में पता चला मुझे फिर मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। एनडीए के लिए मोटिवेशन कहाँ से आई थी? एनडीए क्यों जाना था? हाँ एनडीए का वैसे ही है मतलब मेरे मतलब टीचर बताते रहते हैं कि जैसे जैसे ये एग्जाम होता है ये एग्जाम होता है तो वहां से मुझे लगा कि एनडीए में जाना चाहिए बट फिर मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में ज़्यादा है तो मुझे ये करना चाहिए। तो ये एनडीए का एग्जाम दिया या बिल्कुल उस पे नहीं दिया फोकस ही मैं। नहीं? हाँ हाँ 11th के बाद मेरा मतलब हो गया था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है 11th के बाद। तो कब से प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ? एक आईआईटी वाले बच्चे का आईआईटी पहुंच गए हो अभी, तो स्टार्ट कब से किया था? एग्जैक्ट डेट मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग क्या थी? सो 11th में तो मतलब बिल्कुल नहीं किया था मतलब स्टार्ट एंड 12th में भी मैंने जैसे कि मेरा स्कूल भी चलता था रेगुलर स्टूडेंट था मैं तो मतलब स्कूल का भी काफ़ी रहता था बट 12th में तो नहीं कर पाया मैं इतना मतलब जैसे कि 12th में मैंने बीएससी परचेज परचेज नहीं किया था मतलब एंड मैं लास्ट में जब जेई मेंस था तो मैंने कुछ जैसे कि वन शॉट देख लिए तो मैं यूट्यूब से प्रिपरेशन करता था मतलब 12th में जेई मेंस के आसपास एंड वहीं से मैंने थोड़ी प्रिपरेशन की। जैसे आपने 11th में कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे बहुत बच्चे हैं अभी के टाइम में हुँ, कि कुछ नहीं हुँ, पढ़ते, हुँ, तो कहाँ से मोटिवेशन है हुँ, कि 12th में स्टार्ट कर देते हैं? मतलब अब 11th वेस्ट हो गया है, अब 12th में करेंगे तो वहां पे हुँ। डाउट, सेल्फ डाउट भी होता होगा कि बोर्ड में नंबर कम ना हो जाए, तो वो कैसे मोटिवेशन लाए और उसे कंसिस्टेंसी में कैसे चेंज किया? हाँ, बहुत ज़्यादा होता है मतलब अगर आपका 11th खराब है तो आपको 12th में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है मीन्स 11th के मतलब ज़्यादातर चैप्टर सब लिंक्ड ही होते हैं मतलब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बट वही है करना होता है मतलब मैनेज करना होता है 11th भी साथ साथ करते जाएंगे तो हो जाता है एंड बोर्ड्स का भी रहता है मतलब काफ़ी जैसे कि मैं तो रेगुलर स्टूडेंट था तो प्रैक्टिकल का भी रहता है एंड बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना पड़ रहता है तो हाँ मैनेज करना पड़ता है। तो आपने बताया कि आपने यूट्यूब से स्टार्ट किया, तो यूट्यूब पे कैसे भरोसा आया कि हाँ यूट्यूब से सिलेक्शन हो सकता है? किसी ने गाइडेंस दिया इसके बारे में? हाँ, जैसे कि यूट्यूब पे देखते थे जैसे कि चलते थे वन शॉट एंड तो वही देखते थे कि जैसे कि किसी चैप्टर का वन शॉट देख लिया है फिर पीआईक्यू लगा लिए तो 12th में तो मैंने यही किया था एंड देन ड्रॉप ईयर में मैंने बेच लिया था। ड्रॉप ईयर में बैच लिया था, तो फिर ये हम्म। वन शॉट्स किसके लेक्चर्स चल रहे थे वन शॉट के?
हाँ, वन शॉट के मैं जेई वाला के लेक्चर देखता था, जैसे कि राजवन सर के लेक्चर हो गए, सलीम सर के एंड आशीष सर के। तो ये काफ़ी अच्छे थे वन शॉट के लेक्चर। उस उतना समय तो नहीं हो पाया बट फिर भी। तो 12th में ये डाउट नहीं हुआ कि मैं वन शॉट देख रहा हूँ, मंजिल देख रहा हूँ, तो क्या मेरी प्रिपरेशन में, मतलब जो बोर्ड की प्रिपरेशन है उसमें मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ? क्योंकि मेरी 11th की प्रिपरेशन भी वो जे लेवल की नहीं है, लेकिन अब मैं 12th में कर रहा हूँ तो। हाँ, बट मुझे जेईई का एग्ज़ाम देना था। अगर एग्ज़ाम पास में हुए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, तो वन शॉट तो करना ही था। एंड अगर जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड्स भी अच्छा हो ही जाता मतलब। क्योंकि बच्चे डाउट में रहते हैं ना कि 75% का क्राइटेरिया हुँ, फुलफिल होगा या नहीं होगा, उस पे हुँ। उस वो कभी डाउट नहीं हाँ, रहा। मीन्स हाँ, वो नहीं रहा क्योंकि मैं रेगुलर स्टूडेंट था, तो मतलब स्कूल से भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे, तो मतलब स्कूल में भी अच्छा पढ़ लेते थे। जिसकी वज़ह से ये तो बिल्कुल नहीं था कि 75 से नीचे जाएँगे तो। मतलब बचपन से ही स्कॉलर रहे हैं। हाँ, स्कॉलर तो नहीं बट हाँ, ठीक है मतलब अबव एवरेज था मैं। अबव एवरेज। तो ये जब हुँ, आपकी 12th में 88 परसेंटाइल है, तो क्या आपने पहले हुँ। क्या एक्सपेक्ट किया था? 88 परसेंटाइल के बाद आपने क्या सोचा और ड्रॉप ईयर का प्लान क्यों लिया? हाँ, 88 परसेंटाइल के बाद मैंने देखा कि कुछ मिलने वाला तो है नहीं बट मतलब फिर मैंने डिसाइड किया, जैसे कि मैंने ड्रॉप लिया था अपने जेईई एडवांस के रिजल्ट के होने के बाद। मेरा जेईई एडवांस क्वालीफाई नहीं हुआ था 12th में, तो देन आई डिसाइडेड टू टेक ड्रॉप। और यही था कि मतलब अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी। एंड 12th में मैंने मेहनत करी नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि अगर एक अच्छा बैच लूँगा तो अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छा कॉलेज जा सकते हैं। तो फिर उस समय मतलब क्लियर था कि ड्रॉप लेना है, जेई की तैयारी करनी है, या फिर कोई बैकअप प्लान जैसे बीएससी होता है, बहुत लोग एनडीए की प्रिपरेशन, तो ऐसा कोई बैकअप प्लान भी साथ में चल रहा था? नहीं, नहीं ड्रॉप ईयर में यही प्लान था कि मुझे जेईई क्लियर करना है, मतलब कोई बैकअप प्लान नहीं था। मैंने मतलब पूरा फ़ोकस मेरा जेईई पे था। तो कैसे प्रिपरेशन ड्रॉप ईयर में स्टार्ट की? 88 परसेंटाइल आने के बाद कोई डिमोटिवेशन नहीं था कि हाँ यार 88 परसेंटाइल, कम से कम जेई क्रैक करने के लिए 95 99 परसेंटाइल आज के टाइम में चाहिए, तो हुँ। वो डिमोटिवेशन नहीं था? कितना कैसे जंप मारूंगा? हाँ, हाँ बट वो तो हाँ था, मतलब एक सेल्फ डाउट तो रहता ही है कहीं न कहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। बट वही है कि मतलब जैसे कि मैंने तो बैच को अच्छे से फ़ॉलो किया था एंड जो भी सर कराते गए वो मैंने किया अच्छे से। तो आपने फिर ड्रॉप ईयर में ऑनलाइन पढ़ा, तो ऑनलाइन में हुँ, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन किया आपने? क्योंकि बहुत बच्चों का यही डाउट रहता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है, स्टार्टिंग में मोटिवेशन ज्यादा हुँ। होता है, फिर डिक्रीज होते जाता है मोटिवेशन, तो वो कैसे मेंटेन किया? हाँ, ऑनलाइन में ये बड़ा मतलब रहता है, ड्रॉबैक रहता है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती और कभी-कभी मेरी भी नहीं रहती थी। जैसे कि कुछ वजह से बैकलॉग हो जाता था एंड प्रैक्टिस का बैकलॉग हो गया। तो हाँ, रहता है वो, बट वही है कि अगर टीचर के साथ-साथ चलो एंड टीचर की बात मानते चलो कि तो मतलब सही रहेगा। टीचर अच्छा गाइड करते थे मतलब बीच में। तो मोटिवेशन कैसे बना रहा इतने लंबे टाइम तक, 8 महीने 9 महीने जे में के टाइम तक, फिर उसके बाद एडवांस तक के लिए? हाँ, मोटिवेशन तो मतलब डाउन होता ही है, मतलब कभी मोटिवेशन अप था तो कभी मोटिवेशन डाउन था। बट वही है कि मैनेज करना होता है कि मतलब अपने आप को रखना पड़ता है कि हाँ, मुझे करना है, मतलब जाना है मुझे, आईआईटी में जाना है। वही मोटिवेशन था कि आईआईटी में जाना है। प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे हुई, कैसे मतलब तैयारी चलती थी, ऑनलाइन क्लास कैसे मेंटेन करते थे, मतलब शेड्यूल क्या था? हाँ, मतलब जैसे कि मैं लाइव लेक्चर तो नहीं देख पाता था क्योंकि मेरा थोड़ा भी बैकलॉग था पीछे का भी, तो मैं लाइव लेक्चर तो नहीं देखता था। एंड मैंने बैकलॉग क्लियर करना स्टार्ट किया एंड मैं लेक्चर देखता था एंड लेक्चर के बाद जो सर होमवर्क देते थे वो करता था एंड मॉड्यूल भी मैं करता था एंड बस यही करता था मैं और पीआईक्यूज। क्या मॉड्यूल और ये क्लास इलस्ट्रेशन पीवाईक्यू करने से सिलेक्शन हो जाता है? क्योंकि बच्चे ब्लैक बुक हाँ मीन्स सरफेस ऐसे बुक्स लगाते रहते हैं, एमएस चौहान। नहीं नहीं, मेंस के लिए मतलब जैसे कि वो बुक्स अगर लगाओ तो भी मतलब जेई मेंस के बाद लगानी चाहिए जब तुम्हारी अगर 99 प्लस परसेंटाइल आ गई हो। तो मतलब क्लास में भी काफी मटेरियल होता है, मतलब क्लास के क्वेश्चन करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है मतलब।
बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, क्लास मटेरियल होता है, डीपीबीज होती है, मॉड्यूल होता है एंड उसके बाद बहुत सारे पीवाईक्यूज होते हैं मेंस के। तो अगर वो सब भी अच्छे से करोगे तो मतलब काफ़ी अच्छा होगा। तो ये प्रिपरेशन के टाइम में सबसे आपको कैसे एक मतलब डाउट आया था एक स्टूडेंट का आपके रिगार्डिंग ही कि कैसे हुँ, 3 सब्जेक्ट को मेंटेन किया आपने ड्रॉप ईयर में? जब 11th में बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं थी, तो 3 हुँ। सब्जेक्ट्स को ड्रॉप ईयर में कैसे मैनेज किया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को एक साथ लेके कैसे चले? हाँ, 3 सब्जेक्ट को मैनेज करना मतलब हाँ, तब तो होता था मतलब ड्रॉप ईयर में काफ़ी ज़्यादा क्लासेस होती थी मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता था। बट वही है कभी कुछ छूटता था मतलब पूरा तो नहीं कर पाते मतलब 100% तो नहीं हो पाता था बट जितना हो सके उतना करते थे एंड अपना 100% देते थे। तो ये राजस्थान से होने के बाद आप कोटा बिल्कुल नहीं गए, क्यों? क्या मतलब हुँ। ये क्या इश्यू था कि ऑनलाइन पे इतना भरोसा कहाँ से आया फिर? हाँ, मीन्स ऑफ़लाइन तो मैं न नहीं जाना चाहता था मीन्स क्योंकि अगर 12th में मतलब ड्रॉप ईयर में नहीं जाना चाहता था क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एक तो मनी का प्रॉब्लम मतलब ऑफ़लाइन की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती थी एंड ऑनलाइन पे मतलब काफ़ी ज़्यादा चल भी रहा था ऑनलाइन पे एंड ऑनलाइन से काफ़ी सिलेक्शन होते भी थे। मतलब मैंने देखा भी था कि ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होते भी थे, तो वही ट्रस्ट था मेरा तो। तो गाँव के सेकंड आईआईटीएन हैं आप, तो उसके हुँ, बारे में कुछ बताएँ कि गाँव में कैसा माहौल था जब रिजल्ट आया और अब आईआईटी धनबाद में आया, कैसा माहौल? हाँ। हाँ, मीन्स मतलब गाँव में तो मतलब इतना ज़्यादा किसी को पता भी नहीं था मतलब बहुत ज़्यादा मुझे खुद को नहीं पता था कि मतलब आईआईटी जैसा कुछ एग्ज़ाम होता था। मेरे टीचर ने बताया था कि ऐसा कुछ एग्ज़ाम होता था और वही बताते थे कि ये एग्ज़ाम होता था, ये एग्ज़ाम होता था। तो हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अवेयरनेस नहीं थी मतलब इस एग्ज़ाम के बारे में एंड बहुत अच्छा लगा एंड बहुत सारे लोगों ने मतलब अच्छा किया मेरे लिए। फिजिक्स को कैसे पढ़ते थे? कैसे डील करें फिजिक्स को ड्रॉप ईयर में या फिर उससे पहले जो 11th-12th में प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे? हाँ, 11th-12th में तो मैं मतलब जैसे कि मैंने बताया कि मैं स्कूल लेवल तक ही पढ़ता था एंड तो स्कूल के क्वेश्चन करता था बट ड्रॉप ईयर में तो मतलब सलीम सर ने मतलब काफ़ी अच्छा पढ़ाया मतलब मैंने उनको कंप्लीटली फ़ॉलो किया मतलब। उसके बाद मैंने मतलब कुछ फ़ॉलो नहीं किया मतलब, जो वो कराते थे एंड जो सर बोलते थे वही करता था मैं। तो मतलब पूरी कद्दू गैंग की आर्मी है। हाँ, बिल्कुल कद्दू गैंग मतलब सलीम सर तो मतलब बेस्ट है मतलब। तो मतलब फिजिक्स को जैसे कोई भी बच्चा पढ़ रहा है तो उसे क्या पैटर्न हुँ, फॉलो करना चाहिए? क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो एडवांस में जाके बहुत टफ बन जाता है। मेंस में तब भी उसके क्वेश्चंस ठीक आ रहे हैं, एडवांस में बहुत टफ बन हुँ। जा रहा है। तो उसे कैसे मेंटेन करें? हाँ, हाँ, वो तो है कि जैसे कि मतलब जेईई मेंस के क्वेश्चन का लेवल तो काफ़ी कम होता है मतलब बट जेईई एडवांस का लेवल काफ़ी अच्छा होता है। तो फिजिक्स के लिए तो ये है कि मतलब अपने टीचर को फ़ॉलो करो एंड मॉड्यूल वगैरह जो भी सर मटेरियल देते हैं उनको अच्छे से फ़ॉलो करो। और जैसे कि जेईई मेंस होने के बाद तो मैंने वरुण बैच फ़ॉलो किया था तो उसमें तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मटेरियल दिया था मतलब सलीम सर का तो मतलब वो केपीबी होता था कद्दू प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो वो बहुत अच्छे से की थी मैंने। और क्या इसके इससे सिलेक्शन हो जाता है? बच्चों का अभी भी डाउट रहता है कि अदर कोचिंग के भी मतलब मॉड्यूल लगाना हो गया बच्चों का या फिर सीट्स लगाना हो गया हुँ, कि यार इससे सिलेक्शन नहीं हो हुँ। पाया। तो इस पे क्या बोलना चाहिए? हाँ, मीन्स डाउट तो होता है मतलब बहुत सारे बच्चे मुझे भी पूछते हैं कि मतलब मैं ये बुक लगा लूँ, ये अभी ये बुक लगा लूँ। तो वही है कि मतलब जितना ज़्यादा मटेरियल पे आप भागोगे मतलब उतना ही ज़्यादा आप मतलब डिस्ट्रैक्ट होगे। जितना हो सके एक मटेरियल पे फ़ोकस करना चाहिए एंड उसी को अच्छी तरीके से करना चाहिए। फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स का कितना वैल्यूएबल रहता है? शॉर्ट नोट्स बनाए थे? हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने मतलब शॉर्ट नोट्स मैंने सभी सब्जेक्ट के बनाए थे। शॉर्ट नोट्स से काफ़ी हेल्प होती है मतलब अगर मेंस के लिए देखें तो मेंस के लिए तो फ़ॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको फ़ॉर्मूला अच्छे से आता है तो आप मतलब आपकी स्पीड अच्छी रहेगी। और केमिस्ट्री को कैसे मेंटेन किया 3 सब्जेक्ट्स को? तबकि अब तो ऑर्गेनिक मेंस में अच्छी लेवल की आ रही है, ऑर्गेनिक देखा जाए तो। हुँ, तो कैसे हुँ, मेंटेन किया? और उसके बाद फिर जेईई एडवांस में तो फिजिकल और ऑर्गेनिक का मिक्सचर अच्छे खासा आ रहा है। तो हुँ। कैसे पढ़ा? तो ऑर्गेनिक तो मैं हाँ, ऑर्गेनिक तो मैं अपना अपना बताऊँ तो मेरा 12th में काफ़ी मतलब वीक था मतलब काफ़ी वीक था मतलब ऑर्गेनिक तो बिल्कुल समझ नहीं आता था। बट 12th में मतलब जैसे कि मैं रोहित अग्रवाल सर से पढ़ता था,
तो उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया। मीन्स ऑर्गेनिक के लिए मेन जो चीज़ होती है वो होती है बेसिक, जैसे कि आइसोमेरिज्म हो गया, जीओसी हो गया। तो ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही है कि उससे ऑर्गेनिक के लिए मैकेनिज्म अच्छे से आना चाहिए। मतलब पता होना चाहिए कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है, तभी आप कर पाओगे। क्योंकि मेंस के क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे आते हैं और एडवांस के क्वेश्चन तो पता ही है, मतलब काफ़ी अच्छे आते हैं ऑर्गेनिक के, बहुत ज़्यादा मिक्स आते हैं, मतलब फिजिकल के एंड ऑर्गेनिक के। तो वही है एंड मैंने तो सर को अच्छे से फॉलो किया। तो क्या मतलब ऑनलाइन क्लास का कैसा रहता था आपका कि मतलब साथ-साथ शेड्यूल मतलब साथ-साथ लेक्चर देख रहे हैं, साथ-साथ नोट्स बना रहे हैं, शॉर्ट नोट्स कब बनाते थे? ये मतलब बच्चों का रहता है ना कि शॉर्ट नोट्स पर डे बनाना है या चैप्टर हम्म कंप्लीट होने के बाद बनाना है और रिवीजन का क्या स्ट्रेटजी हम्म। रहता है? हाँ, तो जैसे कि मैं नोट्स तो मैं साथ ही साथ बनाता था, इतना टाइम होता नहीं था क्योंकि ड्रॉप ईयर में था, तो नोट्स तो मैं साथ-साथ ही बनाता था एंड शॉर्ट नोट्स मैंने एंड में बनाए, मतलब स्टार्टिंग में नहीं बनाता था। स्टार्टिंग में मैं मतलब जैसे कि फुल नोट्स का रिवीजन करता था, ताकि एक अच्छा मतलब ओवरव्यू रहे कि क्या हो रहा है एंड लास्ट में जब जेईई मेंस पास आया तो मैंने शॉर्ट नोट बनाना स्टार्ट कर दिए थे एंड शॉर्ट नोट्स के लिए मतलब बीएच में भी शॉर्ट नोट्स देते थे, तो मैं उनसे भी कुछ ऐड कर लेता था एंड खुद के भी बनाता था। और रिवीजन की क्या स्ट्रेटजी रहती थी? कैसे रिवीजन करना है? हाँ, रिवीजन मीन्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप मतलब कितना भी अच्छा चैप्टर पढ़ लिया फिर भी आप भूल जाओगे। तो रिवीजन तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड रिवीजन तो मैं करता ही था। जैसे कि अगर टेस्ट आ रहा है तो मैं टेस्ट से पहले वो देखता था कि ये सिलेबस है, तो ये सिलेबस में रिवाइज करता था। तो ऐसे में टेस्ट को टारगेट करके रिवाइज करता था हमेशा। हमारे हम्म लेक्चर्स अच्छे चल रहे हैं, क्लास ड्यूरेशन सही चल हम्म रहा है, रिवीजन भी सही हम्म चलने लगा। लेकिन क्या हुआ हम्म कि टेस्ट हमारे प्रीवियस चैप्टर्स का हो गया, तो मेरी पूरी फ्लो हम्म। खराब हो जाती है, तो उसे कैसे मेंटेन करें? हाँ, वो तो मीन्स मैनेज करना ही पड़ता है। मीन्स अगर पीछे का चैप्टर का आ गया है तो फिर से रिवाइज करना ही पड़ता है एंड उसी के लिए ये है कि रेगुलर रिवाइज करते रहोगे तो मतलब इतना बर्डन नहीं बनेगा कि मतलब टेस्ट के लिए। और क्या स्ट्रेटजी रहती थी जेईई मेंस के लिए? कैसा टाइमिंग डिवाइड करते थे सब्जेक्ट वाइज? जेईई मेंस के लिए तो मीन्स स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। मतलब स्पीड तो मतलब बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मैनेज करना बहुत ज़्यादा आना चाहिए इसके लिए। तो उसके लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दिए थे एंड स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड मेनली मैंने मतलब शॉर्ट नोट्स रिवाइज करे। मतलब लास्ट में मैंने शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करे तो उससे काफ़ी हेल्प रही मेरी। और मैथ्स का क्या रहा? मैथ्स क्या बचपन से अच्छी है, पीसीएम दिया है तो बचपन से अच्छी चल रही है, हम्म। या फिर यहाँ पे आगे प्रॉब्लम आई है जेईई मेंस जेईई एडवांस की मैथ्स में? हाँ, मेंस मतलब स्कूल लेवल तक तो मतलब अच्छी रहती है। मतलब स्कूल में तो इतना क्या ही टफ होता था, बट हाँ मतलब तब तो रही थी मैथ्स मतलब। बट हाँ मतलब किया था मैंने, मतलब जो सर कराते थे, क्वेश्चन कराते थे, मेनली वही फोकस करता था एंड मेथ्स में मैंने तो जैसे कि पीआईक्यू करता था मैं एंड मेथ्स में कुछ ज़्यादा मटेरियल मैंने अलग से फॉलो किया नहीं था क्योंकि मतलब क्लास में खूब ज़्यादा मटेरियल होता था। तो जैसे अभी बच्चे क्या करते हैं कि मेंस का जो मैथ आ रहा है वो बहुत ज्यादा हार्ड आता जा रहा है, डे बाय डे हम्म इंक्रीज हो रहा है लेवल, हम्म तो हम्म मैथ छोड़ देते हैं, तो उन्हें कैसा हम्म। एडवाइस देना चाहोगे अगर? हाँ, मेस तो मतलब ये डिसीजन तो मतलब बिल्कुल मतलब नहीं लेना चाहिए ऐसा डिसीजन तो मतलब एंड मेस को छोड़ना बिल्कुल नहीं है क्योंकि आपको पता नहीं है मतलब कौन सा सब्जेक्ट टफ आ जाएगा। मतलब आपकी शिफ्ट में कौन सा सब्जेक्ट टफ आएगा ये आपको पता नहीं है। और मेस में भी बहुत सारे मतलब चैप्टर के क्वेश्चन इजी भी आते हैं, जैसे कि कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो एटलीस्ट वो ट्राई करो कि आप इजी क्वेश्चन तो कर ही लो। मीन्स अगर आपको टफ क्वेश्चन नहीं आते तो आप इजी क्वेश्चन तो कर ही लो। तो सभी चैप्टर का मतलब एक बेसिक तो होना ही चाहिए ताकि आप क्वेश्चन कर लो एंड मैथ्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपका मैथ्स में थोड़ा भी स्कोर है तो आप 99 स्कोर इजीली कर लोगे। तो मैथ्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम कौन कौन से चैप्टर्स करने ही चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके हिसाब से? मतलब ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि मैं ये चैप्टर ही करनी चाहिए, मतलब सभी चैप्टर करनी चाहिए क्योंकि मतलब किसी से चैप्टर इजी क्वेश्चन आ सकता है। हम्म। बट मेनली ये चैप्टर होते हैं जैसे कि 3D वेक्टर वगैरह एंड ज्योमेट्री वगैरह, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स। ये चैप्टर इजी भी होते हैं, स्कोरिंग भी होते हैं, तो इन चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एंड बाकी चैप्टर सभी पे फोकस करना चाहिए मेनली। बट अगर आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत है तो मेनली इन पे फोकस करना चाहिए ताकि आप अच्छा परसेंटाइल मेंटेन करो। तो क्या आपने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी इस ड्यूरेशन में?
नहीं, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ तो मैंने नहीं की थी मतलब जॉइन एंड मेरे बैच में भी चलते थे टेस्ट तो मैंने वो टेस्ट दिए थे एंड उसके बाद मैंने मैथोमो के कुछ टेस्ट दिए थे। मैथेंगो, मार्क्स है। हुँ, मार्क्स तो जैसे टेस्ट का क्या सीन रहता था कि टेस्ट में कैसे किस लेवल तक मार्क्स आए हैं? मतलब मिनिमम कितने मार्क्स आए हैं अभी टेस्ट में आज तक? हाँ, मिनिमम तो बहुत कम आए मीन्स अगर जैसे कि अराउंड मेरे जेईई मेंस का देखा जाए टेस्ट में तो मिनिमम कितने आए थे? हाँ, मिनिमम तो जैसे कि बहुत कम भी आए थे। जैसे कि अगर फुल सिलेबस की बात करें तो मेरे आए थे अराउंड 70 80 मतलब बहुत कम आए थे एक बार तो। एंड वैसे भी हाँ, जैसे कि नॉर्मल टेस्ट होते थे उनमें तो अच्छे आते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा कम सिलेबस होता था। बट जैसे कि फुल टेस्ट होने लगे तो मतलब उनमें तो बहुत ज़्यादा नंबर डिक्रीज़ होने लगे क्योंकि पूरा सिलेबस आता था। एंड वही है कि मतलब टेस्ट का अच्छे से एनालाइज़ किया किया मैंने बार-बार, वो कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं एंड फिर धीरे-धीरे मार्क्स इंक्रीज़ भी होने लगे मेरे। जब 70 नंबर 80 नंबर आए और तो डिमोटिवेशन भी हुआ होगा। उसे कैसे मेंटेन किया कि यार मतलब कर सकता हूँ, मुझे एफर्ट्स और डालने चाहिए? क्योंकि वो ऐसा टाइम होता है जब मार्क्स डिक्रीज़ होने लगते हैं हुँ। कि लोग प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। तो उस समय हाँ, वो कैसे मैं फ़ेज़ तो मतलब हाँ, वो फेज़ वो कैसे फ़ेज़ मैं तो मतलब काफ़ी हार्ड हाँ, वो फ़ेज़ तो काफ़ी हार्ड होता है मतलब कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो वही है आपको इम्प्रूव करना होता है मतलब इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मतलब आप एक ही चीज़ कर सकते हो इम्प्रूवमेंट, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। तो वही है कि एनालाइज़ किया कि क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ गलती कर रहे हैं। तो मेनली ये था कि रिवीज़न अच्छे से नहीं किया था मतलब कई क्वेश्चन सिली मिस्टेक कर दी। तो वही मिस्टेक को एनालाइज़ किया एंड फिर बाद में धीरे-धीरे मार्क्स इम्प्रूव भी हुए मेरे। तो टेस्ट एनालिसिस कैसे करना चाहिए? आपने कैसे किया टेस्ट एनालिसिस? हाँ, टेस्ट एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टेस्ट के लिए तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आपने क्या-क्या मिस्टेक करी। जैसे कि सिली मिस्टेक होगी या आपने कुछ कांसेप्ट गलत लगा दिया एंड या आपको चैप्टर आता ही नहीं था। तो ऐसे मतलब आपको एक अलग चीज़ नोट करनी चाहिए मतलब हर टेस्ट के लिए कि क्या-क्या मिस्टेक करी एंड उन पे मतलब आपको वर्क करना चाहिए कि जैसे कि मेरे सिली मिस्टेक हो रही तो मैं अब ये ध्यान रखूँगा मुझे सिली मिस्टेक नहीं करनी है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है एंड कोई चैप्टर नहीं आता था तो मैं उसे वापस रिवाइज़ करूँगा। तो यही था। तो मतलब टेस्ट एनालिसिस में मतलब क्या-क्या फैक्टर जो आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है, ये बच्चों को मतलब छोड़ना नहीं चाहिए? क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं लेकिन टेस्ट हुँ, एनालिसिस छोड़ देते हैं। हुँ। मतलब अगर आपने टेस्ट देने के बाद टेस्ट एनालिसिस नहीं किया तो मतलब आपका टेस्ट बिल्कुल भी मतलब वर्थ इट नहीं होगा मतलब टेस्ट एनालिसिस तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी से आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे। तो ये आपको मिस्टेक देखनी है मतलब आप क्या मिस्टेक कर रहे हो? जैसे कि सिली मिस्टेक हो गई एंड अगर मतलब अगर आपका सिलेबस कंप्लीट भी नहीं है, फिर भी आपको टेस्ट देना चाहिए। मतलब आपको पता चल लगेगा कि मेरा मतलब कहाँ वीकनेस है मेरा। मतलब चैप्टर पढ़ने के बाद भी हमें लगता है कि हम कर लेंगे बट टेस्ट देने के बाद हमें लगता है पता चलता है कि हमारी यहाँ वीकनेस है। टेस्ट में जैसे आपने ऑनलाइन टेस्ट दिए हुँ, सारे, मैथेंगो के भी ऑनलाइन हुँ, दिए होंगे, हुँ, पीडब्ल्यू के भी ऑनलाइन। हुँ, तो हुँ, बच्चे ऑनलाइन हुँ। टेस्ट बेसिकली छोड़ देते हैं या फिर दूसरा ये ऑप्शन है कि जब क्वेश्चन नहीं होते हैं तो मतलब स्किप कर देते हैं। तो वहाँ पे कैसे कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन को मेंटेन करना चाहिए? हाँ, ऑनलाइन टेस्ट में मतलब ये होता है कि मतलब छोड़ दिया क्वेश्चन को मतलब नहीं आ रहा तो एंड वही है कि मतलब एक मोटिवेशन रखना पड़ता है कि मतलब करना है। बाकी मतलब बहुत सारे बच्चे छोड़ते भी है टेस्ट को वगैरह एंड अच्छे से टेस्ट एनालिसिस किया मैंने तो। तो क्या एक-एक क्वेश्चन टेस्ट एनालिसिस मतलब टेस्ट देने के बाद एक-एक क्वेश्चन फिर से कर देते हैं? नहीं, जैसे कि मतलब क्वेश्चन जो राइट हो गए उनको तो क्या ही देखना वापस, मतलब जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए उनको ही देखना था एंड उसको मैं काफ़ी अच्छे से देखता था कि क्या मिस्टेक हो रही है एंड इतने टेस्ट देने के बाद फिर पता भी लग जाता था कि मैं क्या मिस्टेक करता हूँ। तो वो चीज़ें इम्प्रूव करनी होती है। तो मतलब वो मिस्टेक पता चली गई, फिर आप नोट्स पे जाते होगे। हाँ, नोट्स पे और जैसे कि क्या फ़ॉर्मूला गलत हो रहा है एंड क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, वही है। हाँ, नोट्स पे रिवाइज़ करना हो गया। साथ के साथ रिवाइज़ करता था कि मतलब ये चीज़ मुझे भूल गया हूँ, तो ये चीज़ मैं वापस रिवाइज़ कर लेता था। तो ये फैक्टर रहता है ऑनलाइन वाले बच्चों के मन में कि क्या मैं ऑफलाइन वालों से पीछे रह जाऊँगा? हाँ, मीन्स ये तो रहता ही है कि मतलब ऑफ़लाइन में भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे मेहनत कर रहे हैं। बट यही है कि हाँ,
मतलब करना ही तो है ही है। मतलब जो होता था वो करते थे, अपना 100% देते थे। उसके बाद जब जेई मेंस हो गया, जेई मेंस का क्या मतलब स्ट्रेटजी रहता था, कैसे फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, मैथ करना है, और क्या टाइमिंग लगभग लगती थी आपको टेस्ट में और पेपर में? हाँ, जैसे कि मतलब सबका अलग-अलग होता है, सबका अलग-अलग स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है। तो मैं तो ऐसे करता था जैसे कि सबसे पहले तो मैं वो क्वेश्चन करता था जो मेरे एक बार में हो गए थे। मतलब मेरे टीचर ने भी ये बताया था मतलब बैच में कि वो क्वेश्चन करना चाहिए जो पहले मतलब आपको ईज़ी लग रहे हो और जो आप पहली बार में सोल्व कर सकते हो। तो ये करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। एंड सेकंड चांस में आपको वो क्वेश्चन करने चाहिए सेकंड राउंड में जो मतलब आपको डाउट होता है कि मतलब आप कर सकते हो एंड वो क्वेश्चन करने चाहिए। लास्ट में आपको वो क्वेश्चन करने चाहिए जो आपको बिल्कुल नहीं आते मतलब आपको टफ लगते हैं। तो ऐसे कैटेगरी में डिवाइड करके मैं क्वेश्चन को करता था। मीन्स ऐसे नहीं करता था कि मतलब जैसे कि एक सब्जेक्ट पे स्टिक होके मतलब जो क्वेश्चन पहले आ रहे थे वो करता था मैं। तो क्या टाइमिंग लग जाती थी मतलब टेस्ट को करते हुए, कि मतलब फिजिक्स को कितना टाइम देना चाहिए, केमिस्ट्री को, मैथ को कितना टाइम देते थे? हाँ, जैसे मैंने बताया था मैं स्पेसिफिक टाइम तो नहीं देता था। मतलब जैसे कि एक फिजिक्स के क्वेश्चन सारे ईज़ी क्वेश्चन कर लिए, केमिस्ट्री के ईज़ी क्वेश्चन कर लिए, मैथ्स के ईज़ी क्वेश्चन करते थे। सेकंड राउंड में फिर दूसरे क्वेश्चन जो मुझे लगता था कि मैं कर सकता था, तो ऐसे मैं करता था राउंड में। तो ये जब जेई मेंस का पेपर दे रहे थे, तो क्या हुँ। मैथ कैसी लगी थी, और क्या शिफ्ट थे आपके, शिफ्ट क्या थी पेपर के टाइम? हाँ, शिफ्ट तो वैसे मुझे याद नहीं है मतलब कौन-सी थी मीन्स बट हाँ, मतलब मेथ्स का मतलब मेथ्स तो टफ ही आती थी मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मतलब ईज़ी थी मतलब बट मेथ्स तो टफ ही थी। बट उसमें कट ऑफ भी मतलब काफ़ी कम गई थी मेरी तो। तो जैसे मतलब अभी भी बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं वो ये सोचते हैं कि पेपर मेरा शिफ्ट टफ आएगा, इजी आएगा, तो इस पे मतलब कैसे हुँ, डिसाइड करते हैं? और एट द मोमेंट जब बच्चा एंटर करता है एग्जामिनेशन हॉल में, हुँ, और वहां पे तो पता नहीं हुँ, चलेगा, तो ऐसा लगता है कि हमारा ही हार्ड लग रहा है, हमें ही हार्ड लग रहा है, तो उस समय कैसे मेंटेन करें जब पेपर हार्ड आ जाए, या पेपर सोच के हिसाब से भी इजी आ जाए? जैसे एक बार 27 जनवरी 2024 में आ गया था। हुँ। हाँ, वो मेरा ही था 27 जनवरी। अच्छा, उसमें बहुत ज़्यादा कम हुआ था मेरा। और इस बार कुछ 28 जैन शिफ्ट वन में जो पेपर का टफनेस हुँ, इंक्रीज हो गया था बहुत ज्यादा, तो वो कैसे हुँ। मेंटेन करें दोनों टाइम, इजी आ जाए या फिर हार्ड आ जाए? हाँ, वही होता है मतलब जैसे कि आप अगर आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है मीन्स कि जैसे कि आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मेनली क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो उस टाइम पे मतलब ये रहना चाहिए कि मतलब अगर आपके लिए टफ है तो सबके लिए भी टफ है। मतलब अगर पेपर टफ है तो मतलब कट ऑफ काफ़ी नीचे जाएगी। तो अपना 100% देना चाहिए मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब क्या होगा? एंड वही है। तो और उसके बाद जब जेई मेंस फर्स्ट हो गया, तो क्या वहीं से वरुण हुँ। बैच स्टार्ट हो गया आपका, कि जेई एडवांस की प्रिपरेशन करनी है, या फिर ये मन में था कि अभी और मुझे जेई मेंस के नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट में? हाँ, जैसे कि मैंने सेकंड अटेम्प्ट तो दिए थे तो। हाँ। एंड मैंने वरुण बैच भी स्टार्ट कर दिया था मतलब जेईई मेंस के बाद जनवरी अटेम्प्ट के बाद एंड वो भी फॉलो करता था एंड जैसे कि जेईई मेंस सेकंड पास में आया था तो उसके पास टाइम पे मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था एंड मॉक टेस्ट देता था मैं बस उस टाइम के लिए एंड मैं जेईई एडवांस का तो मेरा चल ही रहा था वरुण बैच अच्छे से। मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? हाँ, मॉक टेस्ट तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है मतलब मॉक टेस्ट ही इम्पोर्टेंट है मेनली तो मतलब अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी वीकनेस क्या है। एक नॉर्म आपने बताया कि आपने प्रयास बैच से पढ़ा है, और हुँ, सलीम सर और आशीष सर से पढ़ा है, तो मतलब प्रयास हुँ, 1.0 से पढ़ा होगा आपने। हुँ, हुँ। तो प्रयास 1.0 और वरुण बैच में क्या डिफरेंस रहता है, क्वेश्चंस का क्या डिफरेंस रहता है, कंसेप्ट का क्या डिफरेंस रहता है, क्या उसमें भी थ्योरी पढ़ाई जाती है, नहीं पढ़ाई जाती है? हाँ, मीन्स जैसे कि मतलब प्रयास बैच में भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस के टॉपिक कराए जाते थे एंड एडवांस का सिलेबस तो उसमें भी करा देते थे। बट वरुण बैच में ये चीज़ होती थी कि मतलब आपको थ्योरी तो नहीं पढ़ाते थे बट मेनली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते थे मतलब एक अपर लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराते थे एंड क्वेश्चन की मेनली मतलब शीट देते थे हमें तो मटेरियल काफ़ी ज़्यादा देते थे एंड वही सोल्व करता था मैं। क्या मटेरियल सारे हो जाते हैं? क्योंकि बच्चे से मटेरियल थोड़ा सा भी नहीं हो तो डिमोटिवेट हो जाता है, तो क्या वो बच्चा हुँ, आपको जो आईआईटी क्रैक करके आईआईटी धनबाद में हो,
तो क्या सारे हुँ। मटेरियल आज से हो जाते थे? नहीं यार, सारे मटेरियल तो कैसे हो पाएँगे मतलब सारे मटेरियल हो पाएगा तो मतलब लोग कैसे हो पाएगा मतलब नहीं होते थे मटेरियल तो सारा मतलब सारे क्वेश्चन तो नहीं हो पाते थे। जैसे कि फिजिक्स में केपीपी देते थे हमारे मतलब सलीम सर, तो सारे क्वेश्चन तो नहीं बन पाते थे बट वो सॉल्यूशन भी देते थे, हमारे वीडियो सॉल्यूशन भी देते थे। तो मैं देखता था कि मतलब क्या मिस्टेक कर रहा हूँ एंड उसी से मेरे कांसेप्ट बिल्डिंग भी स्टार्ट होना हुआ एंड वही है कि डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि मतलब क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। जेई मेन से एडवांस में कैसे स्विच किया? क्या स्टार्टिंग से जेई एडवांस के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया था? नहीं, जे एडवांस के मैं क्वेश्चन लगाता तो नहीं था मतलब जो मतलब बैच में तो कराते थे मतलब क्वेश्चन जे एडवांस के भी कराते थे, जे मेंस के भी कराते थे। क्योंकि प्रयास बैच में लेवल अच्छा ही होता था। तो हाँ, बट मेंस के टाइम तक तो मैं पीवाईक्यू करता था एंड जैसे ही मेंस खत्म हुआ फिर मतलब वरुण बैच में मटेरियल देना स्टार्ट किया सर ने, तो वो फॉलो किया मैंने। तो जेई एडवांस की प्रिपरेशन कैसी थी? जब मतलब मेंस का हो गया और वरुण बैच कितना हुँ। एडवांटेज रहता है जो बच्चे मतलब मेंस लेवल का पढ़ाओ फिर मेंस में अच्छे नंबर आ गए तो क्या उससे वरुण बैच से एडवांस क्लियर किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल की जा सकती है मतलब वरुण बैच में आपको धीरे-धीरे लेवल बढ़ाया जाएगा मीन्स ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा मतलब एडवांस में भी काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन आते हैं मतलब ईज़ी, मॉडरेट एंड टफ क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगर आप ईज़ी एंड मॉडरेट क्वेश्चन भी करोगे तो मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वही है कि मतलब जैसा कि जेईई मेंस में मतलब बेसिक लेवल तक क्वेश्चन आते थे, तो जेईई एडवांस से 2-3 कांसेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन आते थे। आईआईटी धनबाद। तो जब हुँ, 18 मई का डेट आया तो क्या हुँ, एक्सपेक्टेशन थी? 17 मई को क्या दिमाग में चल रहा था जैसे एडवांस के एक दिन पहले? और 18 मई कैसे हुँ, गुजरा जब आईआईटी कानपुर का पेपर सेकंड बहुत डिफिकल्ट आ हुँ, गया, तो कैसे रहा वो हुँ। ड्यूरेशन? हाँ, मीन्स काफ़ी रहा था मतलब ज जिस टाइम पेपर दे रहा था, उस टाइम तो मेरा मतलब काफ़ी ज़्यादा वो रहता था कि मतलब ये क्वेश्चन गलत हो रहे थे एंड काफ़ी क्वेश्चन मतलब सिली मिस्टेक में गलत भी हुए थे मेरे एंड पेपर मतलब काफ़ी टफ भी था मतलब सेकंड पेपर तो टफ भी था एंड यही था। और 17 मई को क्या एक्सपेक्टेशन चल रही थी? क्या रिवीजन चल रहा था या फिर चिल माइंड था उस समय? हाँ, मतलब 1 दिन पहले तो चिल ही रहना पड़ता था एंड यही सोच रहा था कि मतलब अब तो 100% दूँगा क्योंकि नहीं पता कि मतलब पेपर कैसे आने वाला है, टफ आएगा, ईज़ी आएगा। यही था कि जैसा ही पेपर आएगा मैं अपना 100% दूँगा। अब पेपर जब 18 मई का शुरू हुआ तो दोनों पेपर का क्या हुँ। मतलब वो था, रिव्यू था, आपकी तरफ से क्या रिव्यू है दोनों पेपर का? पेपर 1, पेपर 2? हाँ, पेपर 1 तो मतलब ईज़ी था मतलब एंड पेपर 1 में तो मतलब कंपैरेटिवली ईज़ी था बट पेपर 2 में मतलब मैथ्स भी टफ थी एंड कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो उसमें मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा थे। फिर अब आईआईटी धनबाद पहुंच गए। घर वालों की हुँ। क्या मतलब रिएक्शन था कि लड़का आईआईटीएन बन गया? उसके बाद आईआईटी पहुंच के आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? हाँ, मीन्स घर वालों तो मतलब काफ़ी खुश थे मतलब एंड आस-पास भी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ आईआईटी में एंड वही है, मुझे भी अच्छा लगता है एंड मैंने जो सोचा था कि मैं भी आईआईटी में जाऊँ, तो आज ड्रीम पूरा हुआ मेरा एंड आईआईटी में हूँ मैं, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। गांव के सेकंड आईआईटीएन है। हुँ, तो यहाँ पे आईआईटी धनबाद में आने के बाद कैसा एक्सपीरियंस है? क्या जैसे बच्चे सोचते हैं कि जो हम पहले पढ़ रहे हैं, जो जेई की हुँ। प्रिपरेशन, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, आगे लाइफ इजी हो जाती है। तो क्या रियलिटी है पहुंचने के बाद आईआईटी? हाँ, रियलिटी तो ये है कि मीन्स हाँ, उतना टफ तो नहीं होता मतलब जेईई जितना हेक्टिक तो नहीं होता है एंड यहाँ पे भी हम जैसे कि रेगुलर तो नहीं पढ़ते थे, जैसे कि अभी मिड सेम पास में आए तो फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। हाँ, मतलब काफ़ी चिल रहता है माहौल मतलब काफ़ी चीज़ें होती भी है एंड कॉलेज है, आईआईटी है तो काफ़ी चीज़ें अच्छी भी होती है यहाँ पे। मैथमेटिकल इंजीनियरिंग बच्चों को टफ आती है फर्स्ट सेम में, आपको कैसे लग रही है मैथमेटिकल इंजीनियरिंग? हाँ, मुझे मीन्स काफ़ी ईज़ी लग रही थी मतलब जेईई के कंपैरिज़न में तो काफ़ी ईज़ी लग रही थी। तो मतलब अब स्टार्ट के किस चीज से किया है? कॉम्प्लेक्स नंबर है और या मैट्रिसेस? अभी हमारे सेमेस्टर में हाँ हाँ। सेमेस्टर में तो हमारे अभी ये चल रहा था जैसे कि इंटीग्रेट कैलकुलस हो गया एंड ये चल रहा था हमारे तो और वहाँ कैलकुलस वगैरह।
स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसी रहती है? जो आईआईटी की मतलब ड्रीम देखते हैं, बच्चों का दिमाग में रहता है हुँ, कि वहां जाने के बाद स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होगी, तो कैसा एक्सपीरियंस है वहां पे? हॉस्टल लाइफ का क्या एक्सपीरियंस है? 1-2 महीने हो गए हैं, तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी हुँ। बताइए वहाँ का आईआईटी धनबाद का। हाँ, हॉस्टल लाइफ़ तो मतलब काफ़ी अच्छी होती है, मतलब काफ़ी चिल रहता है माहौल एंड काफ़ी सारे दोस्त होते हैं एंड स्पोर्ट्स भी काफ़ी है, मतलब यहाँ पे बैडमिंटन वगैरह, वॉलीबॉल वगैरह, बास्केटबॉल वगैरह, तो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स होते हैं एंड इंटर आईआईटी भी होते हैं, तो उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती है मतलब आईआईटी में तो करने को। तो अब क्या आगे आप 1-2 साल में आगे अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हैं? अब आईआईटी में पहुँचने के बाद? हाँ, देखना तो अभी कुछ ऐसा कुछ डिसाइड किया नहीं है, बट हाँ, वही है कि मतलब जैसे कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया मैंने, तो उसमें मैं ज़्यादा थोड़ा फ़ोकस करना चाहता हूँ मैं थोड़ा, यूट्यूब चैनल कुछ करना यूट्यूब चाहता चैनल हूँ उसमें। यूट्यूब हाँ, चैनल का नाम क्या है और मतलब क्या कंटेंट आ रहा है यूट्यूब चैनल पे? बच्चे जाके देख सकते हैं आपके चैनल पे। हाँ, तो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है तरुण आईआईटी धनबाद। तो उसमें मैं बच्चों को ये गाइड करता हूँ कि जैसे कि क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है एंड कैसे प्रॉब्लम को डील करना है। ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये प्रॉब्लम होती है, जैसे मैकेनिज़्म की प्रॉब्लम होती है। तो उसमें मैं बच्चों को गाइड ही करता हूँ एंड इसी के रिलेटेड मेरी वीडियोज़ होती है। तो भाई की जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके सब्सक्राइब करो हुँ, और वहां पे भाई का मतलब स्ट्रेटजी देखो कैसे उन्होंने क्रैक किया जेई एडवांस का पेपर और आईआईटी धनबाद में है। आपको प्योर गाइडेंस दे रहे हैं हुँ। भाई इतना हार्ड वर्क करके। तो वहां पे क्लब एक्टिविटी वगैरह भी होती होगी। हाँ, क्लब्स तो मतलब काफ़ी है, मतलब क्लब्स जैसे कि ड्रामेटिक्स हो गया एंड काफ़ी क्लब्स एक्टिविटीज़ होती भी है। मतलब कोडिंग के क्लब्स हो गए एंड म्यूजिक एंड जो भी जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड के यहाँ पे क्लब्स है। तो अब आईआईटी पहुंच गए हैं, लेकिन हुँ, अगर आप अभी 11th में होते हैं तो क्या गलतियां हैं जो हुँ। आप नहीं दोहराना चाहेंगे जो आपने प्रिपरेशन के टाइम में दोहराई और जो बच्चे ना दोहराएं? हाँ, गलतियाँ तो मतलब बहुत सारी करी भी थी, जैसे कि प्रैक्टिस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था एंड 12th में तो मैंने भी मतलब टेस्ट काफ़ी कम दिए थे, तो ये मिस्टेक मेरी भी थी कि मैंने टेस्ट कम दिए थे। तो टेस्ट बिल्कुल रेगुलर ही देना है, मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी आपको टेस्ट देना चाहिए ताकि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो एंड बैकलॉग नहीं बनाना चाहिए बिल्कुल भी एंड जितना हो सके रिवीजन करो। तो ये फाइनल एडवाइस क्या देना चाहोगे? इसका पूरे पॉडकास्ट का क्या कंक्लूजन देना चाहोगे बच्चों को जो मतलब गाइड लेने आए हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से? और आप एक आईआईटीएन हो अभी खुद, तो अच्छे से हुँ, गाइड कर हुँ। सकते हो कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और क्या मतलब स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, टीचर पे कैसे भरोसा करना चाहिए। हाँ, टीचर पे मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए, मतलब टीचर को तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, मतलब उन्होंने बहुत साल तक मतलब पढ़ाया हुआ है, तो टीचर को अच्छे फॉलो करना चाहिए एंड जो भी आपका बैच है, या तो आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो या ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, तो उस बैच का अच्छे से मटेरियल फॉलो करो एंड जो भी सर बता रहे हैं उसका होमवर्क करो एंड क्लास को अच्छे से सुनो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एंड बैकलॉग मतलब बिल्कुल भी मत बनाओ एंड रिवीजन करते रहो एंड टेस्ट रेगुलर देते रहो। तो थैंक यू सो मच तरुण भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, हुँ, इतना अच्छा गाइडेंस हुँ, देने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। एक राजस्थान से हुँ, निकल के आईआईटी धनबाद पहुंचे आप। एक आगे की लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहे, इसकी हम शुभकामनाएं देते हैं आपको। तो बेस्ट ऑफ लक हुँ। फॉर फ्यूचर लाइफ। हम फिर Thank you मिलते very हैं। much, Piyush, for हाँ, thank you very much, Piyush. हाँ, फिर मिलते हैं हम कभी। Yes, definitely.